गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है ऑडियो विजुअल एड्स और प्रबंधन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में कि टीचिंग की स्टेजेस कौन कौन सी होती है। तो हम सब जानते हैं शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है और जब एक अनुभवी व्यक्ति किसी अनुभवहीन व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है तो शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में बदलाव भी आता है और उसका विकास होता है और बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। तो यहाँ जो है ये 3 स्टेजेस यहाँ दी गई हैं। पहला है शिक्षण से पूर्व की अवस्था, शिक्षण के अंतःक्रियात्मक अवस्था और शिक्षण के बाद की अवस्था। तो शिक्षण से पूर्व की अवस्था में क्या होता है कि योजनाएं बनाई जाती हैं। कक्षा में पढ़ाने से पहले अध्यापक जो भी कार्य करता है उसको हम इस अवस्था में डालते हैं। ठीक है, तो पाठ योजना बनाना, उसके लिए तैयारी करना, मटेरियल्स को जुटाना, वो सब इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं। पहला है आपका शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करना कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद पाठ्य सामग्री की चयन कि मतलब हमें किन किस सामग्री का इस्तेमाल करना है, हम उसका चुनाव करते हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो पहली है छात्रों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है, छात्रों का पूर्व व्यवहार क्या है और छात्रों के उनके स्तर पर आवश्यकता क्या है। उसके बाद है कि पाठ्य सामग्री के तत्वों को क्रमबद्ध लगाना कि जो भी तत्व आप इस्तेमाल करने वाले हो उसको सीक्वेंस में लगा होना चाहिए ताकि बाद में कोई कठिनाई ना आए। उसके बाद शिक्षण की युक्तियों और प्रविधियों के संबंध में निर्णय कि जो उद्देश्य निर्धारित करके पाठ्य सामग्री का चयन करके और उसे उचित क्रम में लगाकर अध्यापक पाठ्य सामग्री के प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षण की युक्ति बनाता है कि उसको किस तरीके से बच्चों के सामने इसको प्रस्तुत करना है और फिर युक्तियों का विस्तार होता है। ठीक है जी। तो अध्यापक केवल शिक्षण व्यू रचना का ही चयन नहीं करता बल्कि उसका फैसला भी लेता है कि कक्षा में किस समय किस युक्ति या साधन का उसको इस्तेमाल करना है। दूसरी स्टेज थी शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई वास्तविक शिक्षण की सक्रिय अवस्था की मतलब यहाँ पे जो है टीचर क्लास में जाके पढ़ाता है। तो इसमें बहुत सारे कार्य और क्रियाएं हैं। पहला कक्षा के आकार की अनुभूति होना, छात्रों का निदान, क्रिया और प्रतिक्रिया में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला है उद्दीपनों का चयन करना है, प्रस्तुतिकरण, युक्तियों का इस्तेमाल और युक्तियों का विस्तार। तो पहला पॉइंट क्या था, कक्षा के आकार की अनुभूति कि कक्षा की स्थिति कैसी है उसको देखना है, कितने बच्चे बैठे हैं, किस प्रकार से बैठे हैं। ठीक है, वातावरण को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है छात्रों का निदान। कक्षा के आकार की अनुभूति के बाद अध्यापक ये देखता है कि छात्रों का स्तर क्या है, विषय के बारे में वो कितना ज्ञान रखता है, जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं क्या उसके बारे में कुछ जानता है बच्चा या नहीं जानता है। उसके बाद है अनुक्रियाएं और स्वक्रम। तो इस शिक्षण के अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती हैं उसको हम 2 भाग में बांट लेते हैं। पहला है स्वक्रम और दूसरा है अनुक्रिया। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाएं जो हैं छात्र और अध्यापक के बीच में होती हैं। इसको हम शाब्दिक अंतक्रिया भी कहते हैं। जब अध्यापक और विद्यार्थी अपने अपने विचार प्रकट करते हैं तो शिक्षण की अंतक्रियात्मक अवस्था में इसे प्रतिक्रिया कहते हैं। शिक्षण अध्यापक कुछ कहेगा, बच्चा उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्स देगा। तो शिक्षण की निम्नलिखित क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इसके लिए पहला कक्षा में परिस्थिति उत्पन्न होने के तुरंत बाद ही उसके उपयुक्त प्रेरक का चयन करना पड़ता है, जिसके द्वारा शिक्षण की अपेक्षित क्रियाओं और परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाए। दूसरा है अंत प्रक्रिया अवस्था। कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थियों की अंत क्रियाओं को 2 भाग में बांटते हैं। पहला है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। अब शाब्दिक में भी अंत क्रिया में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। शाब्दिक अंतक्रिया जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शब्द के दौरान ही हम अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं और बच्चे अपने रिस्पॉन्स को दे सकते हैं। फिर है प्रस्तुतिकरण करना कि जो भी पाठ्य सामग्री है उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करो। और फिर है प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन कि ये 2 ऐसी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिसमें प्रतिपुष्टि क्या होता है कि विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में सूचना प्रदान करना ताकि व्यवहार में परिवर्तन आ सके। और प्रतिपुष्टि को हम 2 भाग में बांटते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। कई अध्यापक प्रतिपुष्टि के साथ पुनर्बलन का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। धनात्मक पुनर्बलन, इसमें प्रतिक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है जैसे प्रशंसा या पुरस्कार के द्वारा, और दूसरा है दोबारा होने की संभावना, डांटना या दंड आदि के द्वारा। तो शिक्षण की क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इसलिए प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला जाता है। भाई जितना भी हम सीखते हैं, जितना भी हम पढ़ते हैं, उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता ही है। हम जानते हैं कि समाज में किस तरह से उठना बैठना है, हमें किस तरीके से बात करनी है। अगर बड़े हैं तो उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए,
तो जो भी शिक्षण हम लेते हैं वो सब हमें विकसित करने में हेल्पफुल होते हैं। तीसरी स्टेज थी शिक्षण के बाद की अवस्था। अब जब पढ़ा दिया गया है तो उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है, तो उसको इसलिए हम इसको मूल्यांकन अवस्था भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो करें कि इसमें अध्यापक विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, इसमें पहले 3 क्रियाएं हैं। पहले शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध रूप की परिभाषा कि अध्यापक व्यवहार परिवर्तन को स्पष्ट करता है और मानदंड व्यवहार कहते हैं इसे। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों के वास्तविक व्यवहार की अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन तुलना करके, मतलब जितना उसने सोचा था कि इतने परिवर्तन आना चाहिए और जितना आया उसको आपस में तुलना करते हैं। फिर है मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन कि अध्यापक विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए सही प्रविधियों का चुनाव करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का उपयोग करके विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर है प्राप्त साक्ष्यों में से शिक्षण विधियों का और नीतियों का में परिवर्तन कि जब मूल्यांकन हुआ तो परिणाम जब अध्यापक देखेगा तो उसके अनुसार उसे कौन सी युक्ति का इस्तेमाल करना जिससे और विकास हो सके। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं थी। उसके बाद है कि शिक्षण के बाद की अवस्था का महत्व। शिक्षण के बाद की अवस्था का महत्व क्या होता है, तो इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है, बहुत आसान सी भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, समझने में बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी। पहला, शिक्षा में कक्षीय पर्यावरण का मूल्यांकन करा जाए कि भाई जो कक्षा का पर्यावरण है उसको देखें, इससे कक्षा प्रबंधन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं। शिक्षण की बाद की अवस्था अध्यापक और विद्यार्थियों को अपने कार्य में सुधार करने के लिए सहायता। भाई हमने जो सीखा, शिक्षण की बाद की अवस्था हमको ये बताते हैं कि सीखा जो गया है, सिखाया जो गया है वो कितना समझ में आया, कितना उससे लाभ हुआ है। तो करें इस अवस्था शिक्षण अवस्था में शिक्षक को निर्धारित उद्देश्यों की जांच की जाती है और उनमें सुधार भी हो सकता है। फिर अनुदेशात्मक प्रक्रिया सामग्री का भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं, इससे शिक्षण विधियों में सुधार किए जा सकते हैं। विषय वस्तु का मूल्यांकन करके उसके बारे में नए सुझाव भी प्रस्तुत हो सकते हैं। अगला टॉपिक है वर्तमान अनुशासनिक नियमों का पर प्रश्न या सवाल। अनुशासन की यहाँ बात कर रहे हैं तो करें अनुशासन शब्द हमारे दैनिक प्रयोग का शब्द है। अनुशासन जो है हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसका जो इस्तेमाल है अधिकतर उन समस्याओं के लिए होता है जिनका सामना हमें जीवन के सभी स्तरों पर करना पड़ता है। जीवन के सभी स्तरों पर सभी अनेक समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं, तो उसमें इन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी कार्य को नियमों के अनुसार पूरा करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अनुशासन कहते हैं। अनुशासन वास्तव में निर्धारित नियमों पर आधारित होता है। प्रत्येक सामाजिक समूह का संचालन है। प्रत्येक सामाजिक समूह का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार ही होता है। भाई कोई भी काम करने से पहले हम उसके नियमों को जान लेते हैं। अगर आप कोई एग्जाम फॉर्म भरते हो तो पहले आप उसके नियम पढ़ते हो कि भाई हमें करना क्या है, किस प्रकार से करना है। तो श्री पर्सिनन के अनुसार अनुशासन किसी व्यक्ति की शक्तियों को इस प्रकार नियमित करता है कि अनुशासन जो है कोई भी व्यक्ति की जितनी भी उसकी क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, उसको नियमित करता है, जिससे अराजकता दबी रहे, अपव्ययता और प्रभावहीनता के स्थान पर कार्यकुशलता और मितव्ययिता उत्पन्न हो जाए। मतलब जो चीज़ें बैड हैबिट्स हैं वो गुड हैबिट्स में बदल सके। उसके बाद है अनुशासन का मतलब क्या है। तो डिसिप्लिन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द डिसिप्लस से हुई है, जिसका मतलब होता है सीखना या आज्ञा का पालन करना। प्रत्येक समाज में राष्ट्र के कुछ नियम एवं रीति रिवाज होते हैं। कोई भी समाज जिन मान्यताओं को अपनाता है उसके नियमों का पालन करना उसका कर्तव्य बन जाता है। भाई आपका जो काम है वो क्या है, पढ़ना है कि भाई आपको कुछ सीखना है, तो सीखने के नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य है। तो जब तक व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है, लेकिन जब वह उन नियमों का पालन नहीं करता तो वह अनुशासनहीन समझा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है अनुशासन का, कि समाज के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना। शिक्षक की सफलता भी अच्छे अनुशासन पर निर्भर है। अगर आप अनुशासन से, नियमों से रोज पढ़ाई करेंगे तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। तो कह रहे हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार ये महत्वपूर्ण है कि अच्छे अनुशासन को आचरण के स्वेच्छाधारी स्वरों के साथ विद्यार्थियों को संलग्नता के रूप में ना लिया जाए, बल्कि उसे व्यवहार के दायित्व के रूप में लिया जाए। ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कहना है। अब अनुशासन के उपाय क्या क्या हैं, तो इसमें 2 स्थितियां हमारे सामने हैं। पहली है व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यकता अनुभव करके अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करे। दूसरा, किसी बाहरी अंकुश द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य। मतलब पहले तो हम स्वेच्छा से कर रहे हैं अपनी इच्छा, और दूसरा ही कोई और हम पर अंकुश लगा दे।
करें पहले स्थिति के अनुशासन को आंतरिक अनुशासन और दूसरी को बाह्य अनुशासन कहते हैं। भाई आंतरिक क्यों? क्योंकि हम स्वयं पर बाधाएं लगा रहे हैं, लेकिन बाह्य में क्या है, कोई और हमको बाध्य कर रहा है। ठीक है जी। तो स्कूलों का दिया अनुशासन बाह्य अनुशासन। भाई स्कूल के अपने नियम कानून है, तो स्कूल में अगर आपको पढ़ना है तो नियम कानूनों को मानना पड़ेगा। ठीक है जी। तो कह रहे हैं इस विधि में रूसो और मॉन्टेसरी ने छात्रों की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही है। भारतीय स्कूलों में बच्चों को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, लेकिन अनुशासन में इन दोनों के बीच की विधियां अपनानी चाहिए, कि मतलब ना तो आंतरिक हो ना बाह्य हो, कुछ बीच का रास्ता इसमें अपनाया जाए। ठीक है जी। तो कह रहे हैं अनुशासन की संकीर्ण या पुरानी धारणा। अब अनुशासन की कुछ आधुनिक धारणाएं हैं, कुछ पुरानी धारणाएं हैं। तो पुरानी धारणा छात्रों को स्कूलों में नियंत्रित रखने में विश्वास रखते हैं, कि छात्रों को स्कूलों में कंट्रोल में रखो। ठीक है। अनुशासित करने के लिए उनको दंड को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, कि वह अनुशासन तोड़ता है तो उसको दंड दो। धारणा के अनुसार छात्रों को नियमों का पालन न करने पर क्या दंड मिलता था, पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है। अनुशासन की यह धारणा विद्यालयों के कठोर नियमों के पालन पर जोर देती है, कि भी आपको सख्ती से पालन करना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार की आवाज़ ना होकर बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए। संकीर्ण धारणा दंड में विश्वास रखती है। मुख्य अध्यापक ने जो कह दिया वही नियम बन गया, वो अपनाना ही पड़ेगा। डंडा और पुस्तक केवल इन्हीं से अध्यापक अपना काम चलाया करते थे। डंडे के बिना छात्रों में कुछ सुधार नहीं हो सकता था, अध्यापक ऐसा मानते थे। और डंडा छोड़ दिया जाएगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, ऐसा भी कहा जाता था। ठीक है जी। तो ये भय वाली धारणा थी कि बच्चों को डरा कर रखो, और छात्रों पर भार से यह थोपी जाती थी कि छात्र चाहे न चाहे उसको मानना ही पड़ेगा। अब जो आज की धारणा है व्यापक और आधुनिक, इसमें क्या है कि मन, आचरण और दृष्टिकोणों का प्रशिक्षण, प्रवृत्तियों का उदारीकरण और चरित्र का विकास। देश में प्रजातंत्र की स्थापना के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने के अनुशासन की धारणा में भी बदलाव आया है। अब यहाँ पर क्या है, अध्यापकों के व्यवहार में भी परिवर्तन आए हैं। अध्यापक छात्रों के मार्गदर्शक के रूप में हैं, उनको मारेंगे नहीं, डंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है जी। इन धारणाओं से छात्रों पर किसी प्रकार का भारी दबाव नहीं होगा। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना जरूरी है। डंडे का इस्तेमाल कंप्लीटली बहिष्कार इसका कर दिया गया है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा डंडे का। और आंतरिक गुणों का विकसित करने का प्रयत्न किया जाएगा बच्चों के अंदर। ठीक है जी। और इसके अंतर्गत नियमों का पालन और सहयोग की भावना पर जोर दिया जाता है। तो पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में डिफरेंस ये आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है स्कूल अनुशासन की आवश्यकता और महत्व। कि स्कूल में अनुशासन की आवश्यकता और महत्व क्या है। देखिए इस टॉपिक में क्या बोलते हैं। तो करें अनुशासन समाज के हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अनुशासन के बिना किसी भी व्यक्ति का काम पूरा नहीं हो सकता। ठीक है। अनुशासन जो है वो जीवन को सही दिशा देता है। हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता होती है, और विभिन्न कार्यों को अच्छे ढंग से करने के लिए भी क्या चाहिए, अनुशासन चाहिए। अब अनुशासन निम्नलिखित कारण से आवश्यक है। क्यों है? पहला, इसके आपको 7 कारण यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है अनुशासन अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अध्यापक अनुशासन के माध्यम से ही विद्यालय का वातावरण भी अच्छा करता है। अनुशासन हमारे समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। समाज की आवश्यकताओं को अनुशासन के द्वारा ही हम पूरा कर सकते हैं। अच्छे प्रशासन के लिए भी ज़रूरी है ये। किसी भी संस्था को अनुशासन के अभाव में सुचारू रूप से हम चला नहीं सकते हैं। अनुशासन छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। अनुशासन के माध्यम से छात्रों का नैतिक विकास भी होता है। अनुशासन छात्रों की प्रभावी शक्तियों के प्रयोग के लिए भी जरूरी होता है। अनुशासन छात्रों में आत्मविश्वास और उचित दृष्टिकोण पैदा करने में भी सहायक है। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुशासन जो है वो आवश्यक भी है और महत्व भी रखता है। उसके बाद क्या है कि विद्यालय में अच्छे अनुशासन का आधार या विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखने के साधन क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 प्रकार के साधनों का बात की गई है। पहला है सकारात्मक या स्वीकारात्मक साधन, उसके बाद है नकारात्मक साधन। तो सकारात्मक में कौन कौन से आते हैं। पहला है कुशल मुख्य अध्यापक, कि मुख्य अध्यापक इतना कुशल हो कि अच्छे तरीके से स्कूल को संभाल सके, अनुशासन को बिगड़ने ना दे। दूसरा है आदर्श अध्यापक, कि छात्र मुख्य अध्यापक की अपेक्षा अपने अध्यापक के संपर्क में अधिक रहते हैं। तो अगर आदर्श अध्यापक होगा, अध्यापक अपने अनुशासन का पूरी तरह से व्यवहार में लाएगा, तो उसका जो छात्र है वो भी उसको स्वीकार कर पाएगा। आकर्षक शिक्षण विधियां, इतनी आकर्षक होंगी बच्चों को कहना ही नहीं पड़े उसको अपनाने के लिए।
वातावरण स्वच्छ हो, आकर्षक हो, स्कूल का सारी सुविधाएं हमारे बच्चे को मिलें। उसके बाद है पाठ्य सहायक क्रियाओं की व्यवस्था, कि ऐसी क्रियाएं हों जो पाठ को सपोर्ट कर सकें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको सही साबित कर सके, अनुशासन को पैदा कर सके, बच्चों में सहयोग की भावना का विकास हो सके और उनको अनुशासनहीनता से बचाया जा सके। आगे है स्कूल में अच्छी परंपराओं का निर्माण, कि स्कूल में इस प्रकार की परंपराएं बनाई जाएं जो स्कूल में अनुशासन स्थापित करने में सहयोग दे सके। सुनियोजित स्कूल कार्य, कि स्कूल के कार्यों के लिए योजना बनाई जाए, सदस्यों की सलाह ली जाए इसमें शामिल जितने भी हैं। उसके बाद नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, कि बच्चों में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, अपने कर्तव्य को भली भांति समझें। संतुलित समय सारणी, की टाइम टेबल जो है वो भी अनुशासन के अनुसार ही हो, बच्चों को पता हो कि भाई ये एक नियम है कि इस टाइम पर बेल लगती है अगले पीरियड की। सुसंचालित स्कूल सभाएं, जब भी स्कूल सभाएं हों तो वो अच्छे ढंग से संचालित हों, एक योजना के माध्यम से हों। फिर है पुरस्कार प्रदान करना, कि पुरस्कार अनुशासन के बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण स्वीकारात्मक साधन माना जाता है, मनोविज्ञान के प्रभाव के नियम पर आधारित है, बालक को अधिक से अधिक प्रयास करने, सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। पुरस्कार देने के उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार को उचित दिशा में मोड़ सकते। तो ये कुछ कारण थे, कुछ साधन थे पॉजिटिव मीन्स के। उसके बाद है पुरस्कार को प्रभावोत्पादक उत्प्रेरक बनाने का सिद्धांत, कि ऐसा क्या है जो पुरस्कार को इतना प्रभावी बनाता है। तो पहला कारण क्या है, पुरस्कार किसी कठिन परिश्रम वाले काम के लिए देना चाहिए, पुरस्कार किसी विशेष उपलब्धि के लिए देना चाहिए, छोटे बड़े कामों के लिए नहीं। पुरस्कार के रूप में किसी कीमती वस्तु नहीं देनी चाहिए, इसके साथ पुरस्कारों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए। कभी कभी पुरस्कार प्रमाण पत्र, पदक या प्रशंसा के रूप में भी देने चाहिए। पुरस्कार उपलब्धि के तुरंत बाद दिया जाना चाहिए। पुरस्कार एक व्यक्ति की अपेक्षा समूह को देना चाहिए, जिससे आपस में सहयोग की भावना भी विकसित होती है। पुरस्कार कब किस प्रकार से देना चाहिए ये वो वाली बात कही गई है। अगला है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के नकारात्मक साधन कौन से, नेगेटिव कौन से मीन्स हैं। तो सबसे नेगेटिव जो है वो दंड है, कि बच्चों को हम पनिशमेंट ना दें। स्कूलों में अच्छी अनुशासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जहाँ स्वीकारात्मक साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं अनुशासनहीनता को रोकने के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। पुरस्कार की तरह दंड भी सीखने के प्रभाव के नियम पर आधारित है। दंड अपराध को कम करने में सहायता देता है। दंड अनुशासनहीनता रोकने का एक सफल साधन है और इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। बच्चे को डराओ ना, अगर छोटा बच्चा भी है, किसी का बच्चा है, उसको बोलो कि अगर तुमने ये काम किया तुमको पनिशमेंट मिलेगी, तो बच्चा उस काम को नहीं करता है। तो रेमॉन्ड कहते हैं कि स्कूल के किसी लिखित या मौखिक नियम के विरुद्ध विशेष प्रकार के व्यवहार करने के लिए तो रेमॉन्ड के अनुसार स्कूलों के किसी लिखित अथवा मौखिक नियम के विरुद्ध विशेष प्रकार के व्यवहार करने के लिए जानबूझकर कष्ट पहुंचाने को दंड कहा जाता था। कि मतलब किसी नियम को ना मानने पर जो प्रतिक्रिया दी जाती थी उसको हम दंड कहते थे। अगर हम आगे देखते हैं तो आगे ये कह रहे हैं क्या है कि दंड के प्रकार और उनके प्रयोग, के दंड का प्रकार क्या है, उनके प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो पहला है छात्रों को शारीरिक दंड, ना इसको डंडे से मार दो या हाथ पर खड़ा कर दो, या कोई भी शारीरिक दंड हम इसको दे सकते थे। फिर छात्रों को कक्षा में निलंबित कर देना, कि इस प्रकार का दंड उन विद्यार्थियों को दिया जाता है जो कक्षा में लगातार शरारतें करते हैं और जिन्हें और अधिक सहन नहीं किया जा सकता। ऐसे विद्यार्थियों को कम समय के लिए कक्षा में ना आने का आदेश भी हम दे सकते हैं। फिर है छात्रों को नैतिक दंड देना, कि दुर्व्यवहार के लिए नैतिक दंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। अध्यापक को ध्यान रखना है कि किसी साधारण से अपराध के लिए ना दिया जाए। छात्र को कक्षा में सहपाठियों से अलग करना, कि भाई और जो बच्चे हैं क्लास के उनसे अलग करके उनको बिठा देना। फिर छात्र को स्कूल से निकालना, कि हम अगर कठोर दंड में ये आता है कि छात्र को उस टाइम के लिए सस्पेंड कर दें स्कूल से ही। छात्र को विशेष अधिकार खत्म करना, कि जो छात्रों के विशेष अधिकार होते हैं उसके मॉनिटर हम उनको मॉनिटर बना सकते हैं या समूह का नेता बना दें, इन सब अधिकारों से उनको वंचित कर देना। फिर है छात्र को जुर्माने देना, मतलब जुर्माने का दंड उच्च शिक्षा संस्थानों में दिया जाता है, लेकिन स्कूलों में इसका इस्तेमाल नहीं करते। अभी हम गलती करिए या कोई बहुत बड़ा दिक्कत तो उन पर हम जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये जब का टॉपिक था। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, डिसिप्लिन
उसके प्रकार, ठीक है, और एक आपने पढ़ा है स्टेजेस ऑफ टीचिंग। सही है, तो आपके 2 टॉपिक आज खत्म कर लेंगे, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, 2 टॉपिक आज ही फिनिश कर रहे हैं आप।